बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। कराची ऑपरेशन पर तासुब परस्ती के इल्जामात संगीन हो रहे हैं। एमक्यूएम का एक और कारकुन चल बसा। आला सतह पर एमक्यूएम की शिकायत ने खलबली मचा दी। पेशावर में फिर दहशतगर्दों ने अमन अमल को निशाना बनाया। तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार किया है। इन हमलावरों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। क्रिकेट बोर्ड में होने वाली सूरतगरियां इस हाथ ले उस हाथ दे की सौदागरी है। नजम सेठी को इंतखाबात पलट देने का हुनर दिखाने पर इनाम मिला, इल्जाम है। तालिबान का पैगाम सुनकर हुकूमती राबताकार कमेटी की रूह तक सुकून को उतर गया, मगर आम आदमी क्या करे, कोई है जवाब देने वाला? कराची के साहिब सरबत मकामी इंजीनियरों और मिस्त्रियों से बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनवाते थे, मगर गाड़ियां दगाबाज निकली। हुकूमत ने इस धंधे पर पाबंदी लगा दी। तालिबान से मुज़ाकरात करने के लिए हुकूमत की नामजद करदा राबताकार कमेटी के अरकान ने तालिबान की राबताकार कमेटी से मुलाकात। ये मुलाकात एक अमानत की वसूली के लिए थी। ये अमानत हुकूमत के लिए तालिबान का एक पैगाम था। तालिबान की राबताकार कमेटी ने यह अमानत हुकूमती कमेटी के सुपुर्द की तो हुकूमती कमेटी की रूह तक इसकी तासीर उतर गई। इत्मीनान ही इत्मीनान था, अगरचे इस इत्मीनान के बाद पेशावर में धमाके हो गए। तालिबान और हुकूमत की राबताकार कमेटियों के सरबराहान की इत्मीनान अंगेजियां काबिले दीद थी। इन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है इस कमेटी की रिपोर्ट पर, और तालिबान ने भी बहुत हिकमत और तदब्बर और दूरंदेशी का मुजाहरा किया है। हमारी कमेटी ने जो भी तफसीलात आई हैं वहाँ से उसमें बड़े इत्मीनान का इजहार किया है, इत्मीनान बख्श करा दिया है। तालिबान की राबता कमेटी से मुलाकात के बाद हुकूमती कमेटी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की और बताया कि तालिबान की तरफ से आने वाला जवाब दरअसल उनकी नेक तमन्नाएं हैं जो इस कौम के नाम है। ताहम तालिबान के साथ मुज़ाकरात किन खुतूत और किस एजेंडे के तहत होंगे, यानी उनके मुतालिबात क्या हैं, हमारी तक़वात के मुताबिक हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। मगर वज़ीर आज़म ने कौम की तर्जुमानी करते हुए मंतकी ख्वाहिश का इजहार किया कि मुज़ाकरात उसी वक्त ही सूदमंद हो सकते हैं जब दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ बंद हों। ख्वाहिश अमन की सबको है, मगर तालिबान के हमदर्दों को अपनी चाहत और मोहब्बत के दरमियान गिरती लाशें दिखाई दे रही हैं, न धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। शायद इसीलिए आज सेनेट में पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर इत्तेजाज अहसन ने गिरा लगाई है कि तालिबान के साथ तालिबान मुज़ाकरात कर रहे हैं। उनकी तजवीज़ है कि तालिबान से मुज़ाकरात के लिए एक खातून, एक अहले तशी और एक गैर मुस्लिम पाकिस्तानी को कमेटी का रुकन बनाना चाहिए था। तालिबान के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात और फैले हुए खदशात बर्पा दहशतगर्दी पर बात करते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जनाब साहिबजादा हामिद रजा से। साहब, हुकूमत की तरफ से इत्मीनान सुकून नजर आ रहा है, तालिबान की कमेटी दूरअंदेशी देख रही है, तालिबान की जानिब से हिकमत देख रही है, आपको क्या नजर आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सामा साहब, मैं तो सिर्फ ये बात कहूँगा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि नेक तमन्नाएं तालिबान ने पाकिस्तानी कौम के लिए भेजी हैं। तमन्ना का पहला इजहार आज पेशावर में हो चुका है, जिसमें अभी तक 13 कैजुअल्टीज़ हैं और तकरीबन 21 के करीब अफराद जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हैं। दरअसल हम डे फर्स्ट ये बात बार बार कहते चले आ रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने तकरीबन इल्ला माशाल्लाह इसके ऊपर एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर किसी भी निजी मलेशिया के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है। मुज़ाकरात के हवाले से आप ये बात देखें कि हुकूमत ने जब से ये मुज़ाकराती कमेटी बनाई है 7 से ज़्यादा बम धमाके हो चुके हैं, कैजुअल्टीज़ 150 प्लस हैं। तो तालिबान की तरफ से इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, मेरी समझ से ये बात बिल्कुल बाला है। मैं नहीं समझता कि इन मुज़ाकरात का कोई रिज़ल्ट निकलेगा। और लोग कहते हैं कि आप इसको एक चांस दें। मैं ये कहता हूँ कि आपका माजी बतलाता है कि आप क्या हैं। सवात ऑपरेशन के दौरान जब 7 मरतबा कोशिश की गई इन्हीं तालिबान के साथ निगोशिएट करने की, और उस वक्त तो इनके सरबरा कोई और थे, लेकिन सवात में डायरेक्ट डील कर रहे थे मुल्ला फजलुल्लाह। आज तो तालिबान पूरे तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह है। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो आदमी जिसने वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज के साथ एक जंग लड़ी, उसके बाद पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों की शहादत का ज़िम्मेदार ठहरा, तो आज उस आदमी की कुछ जहनी साइकी बदल गई होगी। और बहरहाल हमारे सामने ये जो बात कही जा रही है कि हुकूमती कमेटी ने बड़े इत्मीनान का इजहार किया,
तो यकीनन किया होगा इसलिए कि ये खुद तालिबान की कमेटी है। हम तो वज़ीर दाखिला साहब को ही तालिबान का वज़ीर दाखिला कहते हैं और ये कहते हैं कि उनके स्पोक्समैन के फ़राइज़ चौधरी निसार साहब सर अंजाम देते हैं। पिछले चंद दिन से खामोश हैं, अब हुकूमती कमेटी वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। लेकिन जब अपनों के पास जाएंगे, शायद जो तर्जुमान तालिबान के, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। उन्होंने कहा हमने नहीं किया ये धमाका। इस तरह से पहले भी वो कह चुके हैं कुछ धमाकों के बारे में कि हम नहीं कर रहे। उसामा भाई, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है, देखें, एक तो हमने बड़ा, मेरा ख्याल है, गलत इस चीज़ के, इस ट्रेंड के ऊपर चल पड़े हैं कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तालिबान लें तो ठीक है, ना लें तो ठीक नहीं है। बात यह है कि हमें इसकी बैकग्राउंड देखनी पड़ेगी। खुद कुछ हमले या ये जो ग्रेनेड के साथ अटैक किए जाते हैं, ये स्पेशलिटी है तालिबान की। इस किस्म की मिलिटेंसी पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में तालिबान के अलावा कोई नहीं करता। अब आप मुझे बतलाएं, आज तक कोई ऐसी तंजीम मंजर आम पर नहीं आई जो खुद कुछ हमले ऑन करती हो या जिसके साथ उसे लिंक किया जाए, तो उनकी इस बात से तो एग्री किया ही नहीं जा सकता। अभी पिछले दिनों जो खुद कुछ हमला हुआ उसके अंदर अब कल जो आस्ताने के ऊपर हमला हुआ, कोयटा में मज़ार को आग लगाई गई, ये तमाम वाक़यात इस बात की निशानदेही करते हैं कि इनका माइंडसेट काम कर रहा है। और अगर सीज फायर, अगर फिर हमारा हुकूमत से सवाल है इस मुज़ाकराती कमेटी से, मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं कि तालिबान आइन को मानते हैं, इसलिए उन्होंने नाम रखा है तहरीके तालिबान पाकिस्तान। इस पर आप क्या कहते हैं? हाँ, माशाल्लाह वो ऐसे पाकिस्तान को मानते हैं जहां पर उनकी मर्जी की शरीयत होगी, जहां पर लोगों के गले काटे जाएंगे, जहां पर अक़लियतों के, मुसलमानों के, तमाम लोगों के हकूक़ को पामाल किया जाएगा, जहां पर पोलियो वर्कर्स को हमला किया जाएगा। तो ये जो मुस्लिम लीग नून के मेरे स्पोक्समैन हैं, इंतहाई काबिल एहतराम है मुशाहिदुल्लाह साहब, उनका पाकिस्तान तो ये ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान कायदे आज़म ने हमें लेकर नहीं दिया, ये हमारे असलाफ ने पाकिस्तान लेकर नहीं दिया। और ये कैसे कहते हैं कि वो पाकिस्तान के आइन को मानते हैं? उन्होंने तो अलान 1000 मरतबा वो ये बात कह चुके हैं कि हम गवर्नमेंट की रेट को नहीं मानते, हम कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। और उसामा साहब, मैं आपके सामने एक और चीज़ पॉइंट आउट करूंगा। आप ये देखिए, पाकिस्तान के इलाकों के अंदर एक जगह पे हेलीकॉप्टर उतरा, उस हेलीकॉप्टर से आगे हमारी अमलदारी खत्म हो गई। तालिबान उन लोगों को ले गए, हमें नहीं पता 2 दिन कहां पे रखा, कहां पे ना रखा, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं पता, हमारी आला एजेंसीज को नहीं पता। तो आप मुझे ये बतलाएं कि उन इलाकों में अमलदारी उनकी हुई या हमारी हुकूमत की हुई? तो फिर ये बात करना कि वो आइन को मानते, अगर वो आइन को मानते हैं, ये कहा जाता है कि मुज़ाकरात के खिलाफ जो लोग बात कर रहे हैं उनको डॉलर मिलते हैं, वो गैर मुल्की एजेंट हैं, अभी मुज़ाकरात शुरू ही नहीं हुए, तो नाकाम करार देना ये दुरुस्त नहीं है। ये बातें भी कही जाती हैं। उसामा भाई, आप मेरे पास आएँ, आप मेरा तर्ज ज़िंदगी आप देख सकते हैं। जो डॉलर ले रहे हैं उनके पास उस किस्म के आलात हैं जो हमारी फ़ौज के पास भी शायद उनमें से कुछ ऐसे आलात अवेलेबल ना हो। उनके पास वो वेपन्स हैं जिनके बारे में हम लोग, जिनका नाम भी नहीं जानते। डॉलरों से ये चीज़ें आती हैं। आप मुझे ये बतलाएं कि अगर हमारे पास डॉलर आए हों या जिन लोगों पे जो तालिबान की मुखालफत कर रहे हैं उनके पास डॉलर आए हुए हों, तो क्या वो इस मुल्क के अंदर हैं जहाँ पे तालिबान उनके खून के पैसे हैं, जहाँ तालिबान उन्हें एक लम्हा देने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ हमारे सरों पर 1-1 करोड़ रुपए हेड मनी उन्होंने रखी हुई है। शाहिदुल्लाह शाहिद का, उसमें उनसे पूछा गया कि आपके ख्याल में बेहतरीन लीडर कौन होगा अगर आप खिलाफत चाहते हैं, जिसको वो खिलाफत समझते हैं? उन्होंने कहा कि मुल्ला फजलुल्लाह जो है वो बेहतरीन आदमी है पाकिस्तानी कौम को लीड करने के लिए। हाँ बिल्कुल, अब यही बात तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। आप मुल्ला फजलुल्लाह की अब साइकी देख लें, इसका जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप आपको कहीं नजर नहीं आएगी। उनकी पार्लिमानी पार्टी में 90% अरकान है, ये कहा ऑपरेशन होना चाहिए। जमहूरियत की बात करते हैं, इन्हीं सियासी पार्टियों ने जमहूरियत को सबसे पहले पामाल किया है। 90% की राय को छोड़ के मुज़ाकरात शुरू कर दिए गए और उसके बाद कल वज़ीर आज़म साहब की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दे दी गई कि बाबा तालिबान के बारे में मुस्लिम लीग नून का कोई वजीर या कोई रुकन बात नहीं करेगा। अब ये जवाब पूछे सेनेटर साहब से कि वो तो कहते हैं बेहतरीन अमीर मुल्ला फजलुल्लाह है। वो मुल्ला फजलुल्लाह जिसके ऊपर जिस रियासत के सरबराह मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, जिनको हम तमाम इख्तलाफात के बावजूद इस रियासत का सरबराह मानते हैं, उसी रियासत ने उस मुल्ला फजलुल्लाह के ऊपर हेड मनी रखी हुई है, वो वांटेड है। अब वो जिनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं ये आइडियल मैन है, तो ये तो मेरा ख्याल है मुशाहिदुल्लाह साहब इसका बहुत अच्छा जवाब दे पाएंगे या मुस्लिम लीग नून से को आप सवाल ले सके। हामिद रजा साहब, सरबराह इत्तेहाद कौंसिल, आप नहीं समझते कि मुज़ाकरात किसी भी तरह कामयाब होंगे? बहरहाल पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कितनी जल्दी आगे पेशरफ्त होती है। अभी तो कहा जा रहा है दोनों तरफ से कि बड़ा इत्मीनान है, बड़ा सुकून नजर आ रहा है और हिकमत नजर आ रही है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, कोई खुशखबरी आती भी है नहीं। न्यूज़ आवर में मिलेंगे ब्रेक के बाद।
कराची ऑपरेशन की शफाफियत और गैर जानिबदारी मुसलसल गहना रही है। MQM का एक और कारकुन मोहम्मद आदिल पुलिस के मुबैना तशद्दुद के बाइस जान बहक हो गया है। MQM शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुकी है। आज MQM ने एक बार फिर अपने कारकुनों के साथ होने वाले गैर इंसानी और मावराए कानून सलूक के खिलाफ सिंध असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट किया। उधर IG सिंध पुलिस ने अपनी फोर्स पर लगाए जाने वाले इल्जामात का दिफा करते हुए कहा है कि वो किसी सियासी जमात की महज शिकायत पर अपने अफसरों के तबादले नहीं करेंगे तावक्ते के कोई ठोस सबूत ना दे दिए जाएं। MQM की राब्ता कमेटी ने सिंध हुकूमत और दूसरे जिम्मेदारान को खबरदार किया है कि 24 घंटों के अंदर अंदर उनके लापता कारकुनों को बाजियाब किया जाए। अगर उनके बारे में ना बताया गया तो राब्ता कमेटी सोचने पर मजबूर होगी कि MQM को दीवार के साथ क्यों लगाया जा रहा है। MQM की राब्ता कमेटी ने वजीर आजम और आर्मी चीफ के नाम खुतूत भी लिखे हैं, जिसमें कराची ऑपरेशन करने वाली फोर्सेस पर संगीन इल्जाम आयद किया गया है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार उनके कारकुनों से उनके अहले खाना, बच्चों, औरतों, जवानों और बूढ़ों की मालूमात ले रहे हैं, जिसका दूसरा मतलब यह है कि उनके कारकुनों के अहले खाना की जिंदगियां भी खतरे में हैं। MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन इस सारी सूरत हाल पर कहते हैं कि MQM एक नजरियाती और सियासी जमात है जिसे ताकत के बलबूते पर खत्म नहीं किया जा सकता। MQM के कारकुनों के चेहरों और लहजों से छलकने वाली मायूसी और नाउमीदी को देखने के बाद वजीर आजम मुतहरिक हुए। उन्होंने गवर्नर सिंध से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसके बाद DG रेंजर्स ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की। वजीर आला सिंध ने भी जनाब अल्ताफ हुसैन से राब्ता किया और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी जनाब अल्ताफ हुसैन से बात की, जिसके बाद सिंध हुकूमत की तरफ से 3 आला पुलिस अफसरों पर मुश्तमिल एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई। MQM ने पुलिस और कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों, जिनमें रेंजर्स भी शामिल है, कि मुबैना मुतासिबाना रवैये के खिलाफ जो पुरजोर एहतजाज किया था, उसने आला हुकूमती ऐवानों में खलबली मचा दी है। देखते हैं कि MQM हुकूमत के आला अहदेदारों के मज़कूरा रद्दमल पर मुतमईन है या नहीं। हमारे साथ है MQM की राब्ता कमेटी के रुकन वासिल जलील। वासिल जलील साहब, आखिरकार कुछ खलबली हमें नजर आ रही है हुकूमती ऐवानों में, आपको लगता है आपकी कोशिशें रंग ला रही हैं? देखें उसामा, हमारी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो भी जद्दोजहद है वो जमहूरी है, आइन के अंदाज में है और उससे हम कभी भी कोई चीज़ बाहर नहीं करेंगे। और गुज़िश्ता दिनों बिलखुसूस अगर मैं इस एक हफ़्ते की तमाम तर रोयदाद आपके सामने रखूँ तो वो सबके सामने है। पुलिस ने जिस बहीमाना अंदाज में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को गिरफ़्तार किया, ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि उन पर बहीमाना तशद्दुद किया। और बहीमाना तशद्दुद तो बहुत ही छोटा वर्ड हो जाएगा, उनके साथ उनके जो सेंसिटिव पार्ट हैं, जो उनके आज़ाए तनासुल हैं, या जो जहाँ से आप जो है रफ़ाए हाजत करते हैं, उनमें आपने पेट्रोल के इंजेक्शन डाले हैं, करंट लगाए हैं, जिसको अभी पिछले दिनों हमने जिसके लिए 3 दिन पहले जो एक इशू जो फ़हाद के लिए किया था, तो उसके होंठों पर जो है वो करंट लगाए गए हैं। तो मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये नफ़रत है, तासुब है, किस बुनियाद पे चीज़ों को किया जा रहा है? और पुलिस साबित क्या करना चाह रही है? अगर मैं इस बात को भी यहाँ पर एक बात रखता चलूँ कि अगर कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कारकुन है, अगर उसके आपके पास कोई भी किसी किस्म की FIR मौजूद है, तो आपको किस कानून के तहत ये इख्तियार है कि आप उस पर जो है वो बहीमाना तशद्दुद करें और उसको जो है वो जिस अंदाज में चाहें आप अपने स्टेटमेंट्स भी उससे ले लें? तो ये दुनिया के किसी भी कोड ऑफ कंडक्ट में, एथिक्स में जो है वो शुमार नहीं होता। तो हम तो समझ से बालतर है हमारे लिए। कमेटी बनाई गई है 3 पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल, आप इस पर एतमाद रखते हैं? देखें उसामा, कमेटियां तो पता नहीं इस मुल्क में कितनी सारी कमेटियां बनी हैं, उसका हशर भी आपके सामने है। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। आपने जो सूरत हाल हुई, हम तो समझते हैं कि उसके पहले दिन, पहले घंटे में हमारे तो मुल्क जो माशाल्लाह हमारे इस शहर के जो आप CCPO कह लें या AIG कह लें, तो वो तो क्या कहते हैं इनाम से नवाज रहे हैं उनको। और कभी इनके तो स्टेटमेंट ही मुतवातिर जो है वो 1 घंटे के अंदर तब्दील हो गए कि नहीं जी उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। फिर अचानक उसको जो है उनके कह दी कि उनके ऊपर केसेस भी सामने आ गए, जबकि वो फ़हाद अजीज़ जो है वो 1 महीने पहले कानून नाफिज करने वाले इदारे रेंजर्स ने उनको गिरफ़्तार किया और वो बाइज़्ज़त जो है वो 24 घंटे के अंदर एक्विट हुआ। इसका मतलब है कोई उसके ऊपर जो है वो कोई केस हिस्ट्री उसके ऊपर मौजूद थी, तो आपने उसको एक बेगुनाह शख्स को जो है वो आपने उसको जो है वो गिरफ़्तार किया। तो यहाँ तो सूरत हाल ही इंटायरली जो है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। और उसके साथ तो इतनी ज़्यादती की गई है कि मतलब जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मोहम्मद आदिल को भी इसी तरह जो है वो जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया गया। एक तरफ पुलिस के IG ये कह रहे हैं कि एक सियासी जमात के कहने पर वो तबादले नहीं कर सकते, आपके मुतालबत हैं क्या? देखें, एक सियासी जमात तो ये अब अजीब सी वेग सी टर्म हो गई है, नामालूम अफराद, क्या कहते हैं एक सियासी जमात, ये सब ड्रामा है। और चीज़ें जो है वो सबके सामने शफाफियत आनी चाहिए ना। घबराहट किस बात की है? मतलब हमने तो ब्लैंक चेक दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने,
मैं आपको जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान के घर पे अगर छापे भी पड़े तो कराची का कोई एक घर मुझे बता दीजिए कि जिस घर के अंदर जो है वो मज़ाहमत का जो है वो सामना करना पड़ा हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सेक्टर इंचार्ज के घर पे भी अगर इवन जो है वो अगर रेड कंडक्ट हुई है तो उस घर से भी जो है वो कारकुन अगर मिला है तो वो बाइज़्ज़त तरीके से जो है पुलिस उसको जो है मतलब वो लेके गई है, मगर उसके बाद उस पर जो तशद्दुद हुआ है वो सबके सामने है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बिल्कुल कैटेगोरिकल है अपनी सूरत के अंदर। गवर्नर सिंध से डीजी रेंजर्स ने भी मुलाकात की है, क्या यकीन दहानियां करवाई गई आपको? देखिए उनसे जो यकीन दहानी किए गए वो तो गवर्नर लेवल पे हुई होंगी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं कि उनको क्या यकीन दहानी कराई गई है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। यहाँ पर हमें एक्शंस चाहिए और वो एक्शंस जो हैं वो बिल्कुल आप मुनसिफाना अंदाज में करें। इस शहर में जो जराइम पेशा अफराद है, जो जराइम पेशा माफिया है, जो इस शहर के अंदर जो दहशतगर्द बैठे हुए हैं, इस शहर के अंदर जो इंतहा पसंद बैठे हुए हैं, जिनकी हमने निशानदेही 6 साल पहले कर दी थी, खुदारा उनके खिलाफ ऑपरेशन करें। हम इस ऑपरेशन के खिलाफ नहीं हैं, गिरफ्तार करें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अगर रैंक्स एंड फाइल में उनको कोई नजर आता है, मगर उस बुनियाद में उस आड़ में जो कुछ हो रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो तशद्दुद के दौरान जो ह्यूमिलेटिंग फैक्टर जो इस्तेमाल हो रहा है, जो डेरोगेटरी लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही है, उनकी एथनिक बैकग्राउंड चेक करके बात की जा रही है। तो अगर एथनिक बैकग्राउंड चेक करके बात करेंगे तो फिर ये इशू तो बनेगा और इस इशू को जो है वो भरपूर अंदाज में इशू को उठाया भी जाएगा और इस इशू को जो है वो पूरी दुनिया में उजागर भी किया जाएगा, क्योंकि एथनिसिटी से इस मुल्क की सूरत हाल कभी इस तरह जो है वो कभी हल नहीं होगी। जितनी प्लूरलिज्म की बात करेंगे वो मसला उतना ही जो है फिर वो हल होता हुआ नजर भी आएगा और पाकिस्तान जो है वो प्रॉस्पेरिटी की जानिब जो है वो बढ़ेगा। आइंदा का अमल क्या होगा? आपने एहतजाज किया, सिंध असम्बली की कार्रवाई का बायकॉट किया, अदालत में आप गए, खुतूत तक आपने लिख दिए हैं, अब और रास्ता क्या बचा है? देखें उसामा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने आज जो सुबह से लेके और शाम तक की जो ख़ास तौर पर जो मीडिया इंटरेक्शन रही है, प्रेस ब्रीफिंग रही है, उसमें हमने कानून नाफिज करने वाले इदारों से और बिलखुसूस सिंध पुलिस से हमने ये कहा है कि जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लापता कारकुनान जिनकी तादाद तकरीबन 40 से ज़ायद है, उनके वेयर अबाउट्स फिल फॉर जो है वो रिवील किए जाएँ कि वो लोग किस स्टेटस के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह से वो तमाम कारकुनान जो जिनके ऊपर जो है वो बेगुनाह जिनको जो है वो पकड़ रखा है, उनके बारे में भी जो है फौरी तौर पर जो है वो अपनी क्लियर पोजीशन जो है वो हम तक जो है वो दें, क्योंकि वी आर अ लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी, वी हैव अ मैंडेट और इस मैंडेट को जो है वो इस अंदाज में जो है वो कभी भी जो है वो डिनाई नहीं किया जाएगा। तो 24 घंटे का हमने मुतालबा किया है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो तमाम कारकुनान जो मावरा अदालत कत्ल हुए हैं, उसमें मुर्तकिब अफराद जितने भी लोग हैं, उनको जो है वो कानून के कटहरे में जो है उनको लाया जाए। सही। ये जो 40 से ज्यादा लोग आपके कारकुन लापता हैं, ये जब से ऑपरेशन शुरुआत पिछले 6 माह से, तब से ये लापता हुए हैं, कब से लापता? जी उसामा, ये जब सितंबर में जब ये सूरत हाल स्टार्ट हुई है तो इसमें सितंबर के बाद एक बहुत बड़ी तादाद है और सितंबर से पहले मई की अगर मैं बात करूँ इलेक्शन से पहले, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कुछ कारकुनान उसमें भी शामिल हैं। उस वक्त की लिस्ट जो है वो 8 के करीब थी, अब ये लिस्ट जो है वो 40 से ज़ायद जो है वो तजावुज़ कर गई है। और मैं यहाँ एक बात भी बताता चलूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वो 3 सेक्टर मेंबर जो 7 अक्टूबर जिनका ताल्लुक पीर इलाही बख्श कॉलोनी, जिसको PIB कॉलोनी भी कहते हैं कराची के अंदर, उसके 3 जिम्मेदार थे। वो 7 अक्टूबर को जो है वो उनको कानून नाफिज करने वाले इदारों ने नामालूम सिविल क्लोथ के अंदर जो है वो मौजूद थे, उन्होंने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार करके आज तक उनके कोई वेयर अबाउट्स जो हमें नहीं पता चल सके। उसमें एक मोहम्मद अली नाम के जो हमारे ज़िम्मेदार हैं, जिनकी वालदा गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो अलील थीं, उनको हार्ट अटैक हुआ और वो एक मकामी अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। कल वो जाबार नहीं हो सकी और उस सदमे में कि अपने बेटे के बारे में उनको कुछ नहीं पता चल रहा था और वो कल जो है वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली। आज उनकी जो है वो दोपहर में उनकी भी जो है वो तदफीन हुई है। तो ये जो ग्रेवेंसेस हैं ओसामा, ये छोटे मोटे इशूज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि जो ह्यूमिलेटिंग टॉर्चर हो रहा है, ये टॉर्चर जो उनके घर वाले भी देखते हैं। जी, अल्ताफ हुसैन साहब से बात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब की, कोई किसी किस्म की कोई यकीन दहानी, कोई पॉजिटिव रिस्पांस कहीं से आया? देखिए, उन्होंने जो गुफ्तगू की है यकीनन उसमें सियासी पहलू भी शामिल है। उन्होंने ज़ाहिर बात है जो तमाम बातों जो अल्ताफ़ भाई ने उन तक कन्वे की हैं, जो आप तक मैं भी कन्वे कर रहा हूँ, जो आज पूरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पूरे पाकिस्तान को कन्वे कर रही है, दुनिया भर को बता रही है, वही चीज़ अल्ताफ़ भाई ने भी उनको बताई, जिस पे उन्होंने इजहार अफसोस किया है और इस बात को उन्होंने कहा है कि यकीनन जो लोग मुर्तकिब अफराद हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए सिंध हुकूमत को। और सिंध हुकूमत को मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बिहाफ पे भी कह रहा हूँ कि उनको फिलहाल जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए।
उम्मीद करते हैं आप दोबारा रिपीट करने दूर प्लीज। किए जाएंगे क्योंकि कराची ऑपरेशन बड़ा जरूरी है अमन अमान के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वासिल जलील साहब, MQM राब्ता कमेटी हमारे साथ थे। ब्रेक का वक्त है न्यूज़ आर में, उसके बाद बात होगी साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ से। कहीं मत जाइए। क्रिकेट बोर्ड में होने वाली सूरतगरियां इस हाथ ले उस हाथ दे की सौदागरी है। नजम सेठी को इंतखाबात पलट देने का हुनर दिखाने पर इनाम मिला, इल्जाम है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के पसंदीदा चेयरमैन नजम सेठी साहब PCB का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर संभाल चुके हैं। फरमाना यह है कि उन्होंने PCB की चेयरमैनशिप पर कोई शब खून नहीं मारा। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन के तहत मुंतखब हुए हैं। आज ही नजम सेठी साहब ने PCB में अखाड़ पिछाड़ भी की और साथ ही ज़का अशरफ साहब पर इल्जामात की बौछार भी। ये अलग बात कि उनका अपना दामन भी ऐसे ही इल्जामात से छलनी है। जितने में उतनी बातें, कोई नजम सेठी की तकर्री को इस हाथ दे उस हाथ ले की सौदागरी करार दे रहा है। इल्जाम यह है कि उन्हें आम इंतखाबात पलट देने का हुनर दिखाने पर इनाम मिला है। 35 पंक्चर लगाने के चर्चे सोशल मीडिया पर भी खूब हो रहे हैं और इमरान खान का कहना भी यही है। 35 पंक्चर के बाद नई ट्यूब डालनी पड़ती है और उनको फिर PCB चेयरमैनशिप की रिवॉर्ड दिया, जबकि सुप्रीम जो हाई कोर्ट ने ज़का अशरफ को लेके आए वापस बहाल किया गया इसलिए क्योंकि 35 पंचर लगाए थे। दूसरी तरफ चढ़ते सूरज को सलाम का मुहावरा सच करते हुए PCB ने अपने साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ के खिलाफ व्हाइट पेपर तैयार कर लिया है। इस व्हाइट पेपर में ज़का अशरफ पर 13 इल्जामात लगाए गए हैं। उनकी 10 बड़ी नाकामियों का जिक्र किया गया है। एक इल्जाम यह है कि ज़का अशरफ बतौर चेयरमैन PCB 3.5 करोड़ का होटल और ग्राउंड बगैर किसी टेंडर के बनवाना चाहते थे। उन्होंने सुपर लीग के नाम पर 4 करोड़ रुपए जाया किए, 70 लाख की पुरासाइश गाड़ियां खरीदी, चैंपियंस ट्रॉफी के 23 लाख रुपए के टिकट अपने खानदान में बांट दिए। व्हाइट पेपर में बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान ना लाने को ज़का अशरफ की बड़ी नाकामी करार दिया गया है, जबकि बिग 3 में नाकाम पॉलिसी, डोमेस्टिक क्रिकेट से करप्शन और अकबा परवरी का खत्म ना होना और बड़े स्पॉन्सर हासिल ना करने को ज़का अशरफ की नाकामियों में शुमार किया गया है। ज़का अशरफ पर यह भी इल्जाम है कि उन्होंने साबिक़ा पंजाब और वफाकी हुकूमत में गलतफहमियां पैदा की और बोर्ड को सियासी अंदाज में चलाया। इन इल्जामात की हकीकत क्या है, जवाब लेते हैं चेयरमैन PCB जनाब ज़का अशरफ से। ज़का अशरफ साहब, पहले तो किसी को इल्जामात याद नहीं आए, आपके जाते ही इल्जामात की बौछार होने लग गई। इस पर हम बाद में आएंगे। पहले ये फरमाइए कि नजम सेठी साहब कहते हैं मैं आईनी तौर पर मुतफ़िक़ा तौर पर मुंतखब हुआ हूँ, आप भी ऐसा समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात सुने कि मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ कि जब सेठी साहब 8 माह रहे हैं तो उनको मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोई बात नहीं मिली। अब उन्होंने एक अपना फ्रंट मैन, एक हिस मास्टर वॉइस बना लिया है। एक हमारा इसी जियो ग्रुप में एक मुलाजिम है शेख शकील, उसको ले आए हैं ला के, और वो अब ये इल्ज़ाम तो वो लगा रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड के भी इल्ज़ाम नहीं है। और दूसरे मैं बात ये करूँ कि इनको 8 माह में कुछ नज़र नहीं आया और मेरे इन 15 दिनों में इनको सारे इल्ज़ामात याद आ गए और अब कहते हैं कि जी ये भी गलत है, वो भी गलत है, फलाना भी गलत है। मैं एक तो ये बता दूं कि मेरे कोई फैमिली मेंबर्स के कोई टिकट्स नहीं है किसी चीज़ में, जितनी ये बातें कर रहे हैं सब बकवास है। और जो भी काम मैंने किए हैं क्रिकेट बोर्ड ने वो आइन और क्रिकेट बोर्ड के कानून के मुताबिक किए हैं। और दूसरे आपने शायद बात की, इल्ज़ाम की कि जी एक तो कहते हैं कि जी क्रिकेट स्टेडियम क्यों बनाया इस्लामाबाद का, तो क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए जो क्रिकेट बोर्ड है ये तो 20 साल से लगा हुआ था हुकूमत के पीछे कि जी हमें जगह दें, हम क्रिकेट बोर्ड जो है स्टेडियम बनाए। 20 साल तक आज तक इनको वो नहीं मिल सका जो मैंने 3 माह में इनको लेके दिया, और उसके ऊपर सिर्फ एक 4 दीवारी बनाई है। और 4 दीवारी इसलिए हमने जल्दी में बनाई कि ये ना हो कि इंक्रोचमेंट या PCB का मतलब कि इस्लामाबाद के उस इलाके में इंक्रोचमेंट्स का बहुत होता है, तो वो बना के, और एक हमने छोटा सा 2 कमरे बनाए हैं गार्ड्स वगैरह के लिए जो वहाँ बैठते हैं। तो उसमें मुझे समझ नहीं आती कि ये इसमें कौन सी करप्शन है। और फिर उसके अलावा ये वजह क्या है? आपको अदालती फैसले के तहत आपको चेयरमैन बनाया गया था, उसके बावजूद दोबारा बार बार नजम सेठी साहब को लाना, आपको वजह क्या नजर आती है? इमरान खान तो 35 पंक्चर का बड़ा जिक्र करते हैं। जी मैं तो समझता हूँ कि मेरे पीछे ये इंडियन लॉबी थी, और 35 पंक्चर वाली जो बात है वो इसके अलावा है, मतलब आई थिंक दैट इज अ बोनस जो इनको मिल रहा है। और दूसरा जो चीज़ है वो है भारतीय लॉबी, क्योंकि मैंने
वहाँ इंडिया और जो बिग 3 है उनका मैंने डट के मुकाबला किया, और मैंने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान का जो कौमी मफाद है, उस पर कोई सौदेबाजी नहीं की, जिस पे इंडिया वाले भी नाराज़ थे और सारे। और मैं समझता हूँ ये इंडियन लॉबी का सारा मेरे खिलाफ ये किया हुआ है। पहले तो आप पर दबाव डाला जाता रहा कि आपने झुकना नहीं है, मगर अब कहा जा रहा है कि साउथ अफ्रीका चला गया, अब श्रीलंका भी बात मान गया है और पाकिस्तान तन्हा रह गया है। सब कुछ जो कुछ हुआ आपकी वजह से हुआ, ये कहा जा रहा है। बात यह है जी कि पूरी कौम मुत्तफिक है बिग 3 के खिलाफ। पाकिस्तान का हर बच्चा जहां देखें वो बिग 3 के खिलाफ आवाज खड़ा कर रहा है। पाकिस्तान के करोड़ों क्रिकेट के शायकीन जो हैं, ये उनकी दिल की धड़कन है बिग 3 कि बिग 3 के आगे नहीं झुकना, जिसमें कि मेन इंडिया है कि इंडिया के आगे हम पाकिस्तान नहीं झुकेगा, ना ही उनके हम नीचे लगेंगे। हमने एक बाइज़्ज़त एक कौम है, एक गैरतमंद कौम है, और मैंने वही फैसला किया जो मेरे गैरतमंद कौम भाइयों की ख्वाहिश थी। आज जब मैं जाने लगा सियासी फैसला है, क्योंकि जो फैसले आपने लिए वो सब अंडू किए जा रहे हैं। मोइन खान साहब को कोच लाया जा रहा है, आमिर सुहेल को हटा दिया गया, यानी हर चीज में तब्दीली लाई जा रही है। इससे नुकसान नहीं होगा क्रिकेट को? पहले तो मैं ये बता दूं, जो आपका पहले सवाल था कि जो जाने से पहले यही नजम सेठी साहब अपने, क्योंकि ये एंकर हैं टीवी चैनल पे जियो पे बैठते हैं, उधर से एहसान मानी साहब, शहरयार साहब, सब ये कह रहे थे कि बिल्कुल हम पीसीबी के साथ हैं, चेयरमैन के साथ हैं, और उनको कहा जी डट जाए, कौमी मुफाद है। खैर पूरी दुनिया की थी, मैंने इनकी वजह से तो नहीं किया। मैं जाके वहाँ जब एक जो भी चीज़ हुई वहाँ डट गए। अब जब वापस आए तो कहते हैं कि जी पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया। मुझे नहीं समझ नहीं आती कि आइसोलेशन में ये चले गए हैं या पाकिस्तान चला गया। मैंने जहाँ वहाँ जाकर आप देखें कि एक चीज़ मैं बताऊँ कि आइसोलेशन होती क्या है। आइसोलेशन वो होती है जो अब ये लेके जाने लगे हैं पाकिस्तान को। मैंने वहाँ जाकर जो डट के मुकाबला किया, और मैं ये बताऊँ आपको कि भारत के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जितने ममालिक हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारे 2020 तक FPT थे वो बहाल हैं, हम उसको ऑनर करेंगे। अब रह गया भारत। तो ये जो भारत की जो क्रिकेट के साथ हमारे मैचेस खेलने थे, वो हमें लालच दे रहा था कि हम जो है पाकिस्तान को मैचेस देंगे, आपको बड़े पैसे मिल जाएंगे, तो लिहाजा आप बिग 3 को सपोर्ट कर दें। और आइंदा इन बिग 3 जो है यही चेयरमैन ऑफ द ICC और जो गवर्नेंस कमेटी और वो जो फाइनेंस कमेटी और बिजनेस कमेटी, उन सब के हम भी ऐड रहेंगे। तो मैंने कहा ये आप सारे बोर्ड को मौका दें, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले कि इन तीनों के तसल्लुत रहे। इंडिया ने कहा मैचेस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं। मैंने इंडिया को कहा कि ठीक है, अगर आप हमारे से खेलना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें जमानत चाहिए। आपने आज तक 8 साल पाकिस्तान के साथ अपनी क्रिकेट नहीं खेली, जो पाकिस्तान की होम सीरीज है। और मेरे से पहले शायद शहरयार साहब या कौन थे, उस जमाने में पाकिस्तान ने 2 इंडिया की होम सीरीज एक्स्ट्रा खेल ली है, और इंडिया ने कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया। तो मैंने कहा 8 साल से आपने खेली, तो मुझे क्या जमानत है कि आप मेरे से एक गलत काम भी करवा लें, मैं एक जो गलत फैसला है उसका एक साथी बन जाऊं। आपको डटे रहने पर ये आपको लगता है सजा दी जा रही है? ये बताइए, ये आपके खिलाफ सियासी फैसले किए जा रहे हैं, क्या किया जा रहा है? क्योंकि मोइन खान को अब हेड कोच ले आए हैं, सब कुछ बदला जा रहा है, जो आपके फैसले थे उन सबको तब्दील किया जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरी वो बात थोड़ी सी रहती थी, आपने कोच की बात कर दी, मैं थोड़ा सा इजाजत चाहता हूँ उसको थोड़ा समय कर। तो मैंने इंडिया को कहा था कि आप उसमें क्लॉज डालें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हम जाएं, अगर इंडिया हमसे ना खेला तो हम जो पाकिस्तान को नुकसान होगा वहां से पूरा करें। इंडिया सिर्फ दे रहा था कि ये मैचेज और नीचे 2 लाइनें थी कि जिसको आप अप्रूव करें और साइन करें कि आप बिग 3 की हिमायत करते हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं करने को तैयार नहीं। एक वो आप पूरी दुनिया पे आप कब्जा ग्रुप बन के डाके डाल रहे हैं, और दूसरी जगह आप कह रहे हैं पाकिस्तान भी डाकुओं के साथ बन जाए। मैं कि हम गलत साइड पे नहीं जाएंगे, हमारा जो जस्टिफाइड स्टैंड है उस पर रहेंगे। अब आपने जो दूसरा सवाल किया कि क्रिकेट बोर्ड में जो चेंज किए जा रहे हैं, अब वो देखें कि मैं अब किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बुकीज की टीम बन रही है, जो जिन 2 लोग मैच फिक्सिंग में हैं उनको सबको इकट्ठा करके, और पता नहीं ये क्या खेल खेला जा रहा है जो कल के लिए पाकिस्तान के लिए एक बदनामी का बायस बने। जिस तरह पाकिस्तान अभी आप देखें जिम्बाब्वे जैसी टीम से भी बुरी तरह हार गया। आप उसकी मैं तो चाहता हूँ कि पैटर्न को उस पर हारने की तहकीकात करनी चाहिए कि क्या वजह है, क्यों पाकिस्तान हारा है जिम्बाब्वे जैसी टीम से, जो कि दुनिया में सबसे कमजोर तरीन टीम है।
तो ये बहरहाल अब ये जो फैसले ये कर तो रहे बड़ा हैं खौफनाक अपनी होगा। जगह। पाकिस्तान पर पहले इल्जामात हैं, अगर इस तरह बुकीज आ गए तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट। बिल्कुल आप दोस्त फरमा रहे हैं जी। देखो पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान की इज्जत सबसे प्राइम है, हमारी हमारे मुल्क की, हमारे कौम का तशख्खुस और हमारे मुल्क की पहचान है। आज पूरी दुनिया हमारे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रही है। आप देख लें कि आज मुझे पता चला मलेशिया में लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं। आज पता चला है कि इंग्लैंड और वहां पर जो साबका क्रिकेटर्स हैं उन्होंने जो ट्वीट्स किए हैं और सारे किए, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ ने ये जो ज्यादती की गई है, इन्होंने इतना अच्छा स्टैंड लिया है एक दुनिया में जिसको जो अप्रिशिएट कर रही थी। आज इन्होंने बनते साल ही, क्योंकि भारत लॉबी का मैं ये किस लिए कहता हूँ कि बनते साल ही भाई ना तुम्हें पता है अंदर की क्या कहानी है, क्या हालात है, क्या आईसीसी में हो रहा है। आप बनते गए हैं। पहली मीटिंग में आपने जो मीटिंग की है बोर्ड में, इधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कल ही इन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम बिग थ्री की हिमायत करेंगे और भारत के साथ हैं। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा और जिक्र करता हूँ कि मैं जब गया आईसीसी की मीटिंग में तो वहाँ जो आईसीसी का स्टाफ था उन्होंने मुझे बताया कि आप तो भी आए हैं, ये जो सेठी साहब 3 तारीख को आए थे जनवरी को, तो ये तो सारी बिग थ्री की प्रपोजल इनको दी गई थी। मैंने कहा ना इन्होंने बोर्ड को बताया है, ना इन्होंने पैटर्न के इल्म में ये बात लाई है कि पाकिस्तान से कितना बड़ा हाथ होने वाला है जिसको ये खामोशी से अपने पेट में रख के हजम करके बैठे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी जब मीटिंग से बाहर निकले हैं सेठी साहब, तो उन्होंने इंडिया के जो बोर्ड के चेयरमैन को गले लगा लिया है। कहा जी कि हम आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको अनकंडीशनल किसी डिमांड के आपको फुल सपोर्ट करता हूँ और मेरी तरफ से आपको पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो आपके पाकिस्तान का वोट आपके साथ है। तो मैं नहीं समझता कि इसमें पाकिस्तान की वफादारी की जा रही है या क्या किया जा रहा है। अभी मैं एक प्रोग्राम में देख रहा था कि गद्दारी जैसे मुकदमात इस शख्स पर मौजूद हैं। मैं तो किसी की कीचड़ उछालना नहीं चाहता, ना ही मैं वो करना चाहता हूँ। इनसे पूछे बलोच नेशनल आर्मी के साथ जो जंग होती रही है पाकिस्तान फौज के साथ, तो वो कौन सी वफादारी है। अब भारत के साथ पिंगे जो आते साल इन्होंने शुरू कर दिया है, तो मुझे तो साफ लगता है कि मेरे पीछे भारत की लॉबी है जिन्होंने ये बिग थ्री ने सारे प्लान करके मेरे साथ ये ज्यादती की है। ये बताइए, बड़ी अहम बातें आप कह रहे हैं। नजम सेठी साहब ने कहा कि आईनी तौर पर तकर्रुर हुआ है मेरा, जबकि ये भी कहा गया कि इमरजेंसी लगा के इनको लाया गया है। बहरहाल क्या आप समझते हैं इनका तकर्रुर आईनी है या ये जो पुराना आइन था उसके तहत ये सही चल रहे हैं? आप अदालत दोबारा जाएंगे क्योंकि पहले आपको अदालत से रिलीफ मिला था? पहले तो मैं ये बताऊं कि जो आइन है, जो 2013 का आइन था, ये आईसीसी की मुशावरत से बना था। अब इसमें जो ये चेंज कर रहे हैं, जो उन्होंने चेंज किया है, इसमें हुकूमती मुदाखलत एक तो उसमें वाज़े होगी और वाज़े होने का मतलब है कि ये एक इंडिया के हाथ में आप सबूत दे रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है इसमें पीसीबी में। जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो तो आईसीसी का कानून है कि वो किसी मुल्क को भी क्रिकेट से पाबंदी लगाकर आईसीसी से बाहर कर सकती है। अब एक तो ये, दूसरा एक आप भारत की गोद में घुस रहे हैं, उसके नीचे लग रहे हैं, और तीसरा ये है कि जो आईनी तरमीम कर रही है, ये जो भारत के हाथ में एक वीक पॉइंट जा रहा है, तो पाकिस्तान इससे बहुत वनरेबल हो जाएगा। जब पाकिस्तान वनरेबल होगा, जहां चाहे वो आपको बाजू से पकड़ के आर्म ट्विस्टिंग करे और जो वो के आप उसके पीछे पीछे उसके जूते चाटते रहेंगे। मैं तो कभी भी पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के मुल्क जो है, ये मुझे सबसे अजीज है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़का अशरफ साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन हमारे साथ थे। कुछ संगीन इल्ज़ामात उन्होंने भी जवाब में लगा दिए हैं नजम सेठी साहब पर। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे काम भी वो करते रहे जो गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं और भारत का साथ दिया जा रहा है और इसी वजह से उनको हटाया गया है। न्यूज़ आवर में भी वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद में तालिबान का पैगाम सुनकर हुकूमती राबताकार कमेटी की रूह तक सुकून तो उतर गया, मगर आम आदमी क्या करे? कोई है जवाब देने वाला? आज पेशावर के एक सिनेमा घर को निशाना बनाया गया। 3 ग्रेनेड हमले किए गए जिसमें 12 अफराद जहां बहक हो गए। इन कत्ल किए जाने वालों का कसूर यह था कि वो फिल्म देख रहे थे। इरफान सिद्दीकी, मौलाना अब्दुल अजीज, जनाब समीउल हक से गिरने वाली एक एक लाश और उनके सर पीटते बच्चे, उनकी माएं, बहनें और बाप सवाल करते हैं कि फिल्म देखने पर किस कानून और शरीयत में मौत की सजा दी जाती है।
ऐसे सवाल हैं कि जिसका जवाब किसी के पास नहीं, मगर जवाब तराशने वालों के पास देने को हिसाब बड़े और जवाब भी बहुत। लेकिन 1400 साल पहले का कोई एक ऐसा वाकया पेश नहीं कर सकेंगे कि कम जुर्म की बड़ी सजा किसी को दी गई हो। ऐसी सजाएं देने वाले मनपसंद और खुद साख्ता शरीयत को बम के जोर पर और बंदूक की नोक पर कौम पर ठोंसना चाहते हैं। आज अपनी शरीयत हम बम धमाकों के जरिए नाफिज करने वाले कौन हैं मालूम नहीं। तालिबान के तर्जुमान जनाब शाहिदुल्लाह शाहिद इस वाक़े से लाताल्लुक़ी का ऐलान कर चुके हैं, जबकि तालिबान के हमदर्दों के पास तावीलात की कमी नहीं। जनाब इमरान खान इन धमाकों पर कहते हैं कि कोई है जो क़याम अमन की कोशिशों को सबुताज करने की कोशिश कर रहा है। तालिबान के हमदर्द अपनी जुबान से कम ही कहते हैं, मगर इशारे यही देते हैं कि ये कार्रवाइयां तालिबान को बदनाम करने के लिए आलमी ताकतें और भारत करते हैं। मगर सवाल है कि तालिबान खुद क्या करते हैं, और जब वो ऐसे हमलों की जिम्मेदारी कबूल करते हैं तो फिर इनके हमदर्द कान क्यों खुजाने लगते हैं। खैर, इस बहस में जाए बगैर अर्ज ये है कि जब से तालिबान से मुज़ाकरात की बात चली है तब से यानी 30 जनवरी से अब तक दहशतगर्दी के 8 वाक़यात हो चुके हैं, जिनमें अब तक 62 पाकिस्तानी लुक़मा अजल बन चुके हैं। सवाल यह है कि मुज़ाकरात की हमा हमनी में दहशत और वहशत की दमादम किसने बपा की है? तालिबान नहीं तो फिर कौन? इन पर हाथ कौन डालेगा? कानून कब तक इनसे भागेगा? हमारे साथ हैं मुल्क के मारूफ सहाफ़ी जनाब अंसार अब्बासी, उनसे पूछते हैं। अंसार अब्बासी साहब, ये सिलसिला रुक क्यों नहीं रहा दहशतगर्दी का, जबकि मुज़ाकरात भी शुरू हैं? देखें, इसमें अगर आप देखें कि जब से मुज़ाकरात पे दोबारा से स्टार्ट हुआ तो ये एक ट्रेंड में चेंज आया है कि हैंड ग्रेनेड्स के ज़रिए, बॉम्ब्स के ज़रिए लोगों को मारा जा रहा है। और जिस तरह पहले एक सिनेमा में अटैक हुआ और फिर इस सिनेमा में अटैक हुआ, और इसके साथ साथ ये कि जी टीटीपी की तरफ से हर वाक़े के मुतालिक ये कहा जाता रहा उसके बाद जब से मुज़ाकरात स्टार्ट हुए कि इसमें टीटीपी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, और इवन कुछ केसेस में उन्होंने मजम्मत भी की। लाइक जो पहले मेरा सिनेमा का अटैक था उसके ऊपर मजम्मत की। अभी आज के केस का मुझे नहीं पता कि टीटीपी का क्या रिस्पॉन्स आया है, लेकिन ये तो फ्रॉम डे वन ये सबको पता है कि टीटीपी के अलावा भी कुछ एक्टर्स हैं, कुछ और भी प्लेयर्स हैं जो ये धमाके करवाते हैं। थर्ड फोर्स की बात की जाती है, हिडन हैंड की बात की जाती है। तो यहाँ पे एक टेस्ट है इंटेलिजेंस एजेंसी इसके लिए कि देखिए कौन करवा रहा है, कि वाकई ये कोई और ही करवा रहा है या इसमें भी कोई तालिबान का फैक्शन जो टीटीपी के अम्ब्रेला के अंडर आता है वो करवा रहा है, ताकि आइसोलेट करके तो थोड़ा सा ये एक बात क्लियर की जाए, बिकॉज ये बड़ा सीरियस मसला है। और दूसरी बात, ये तो शुरू से हमें पता था कि इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, इस तरह की रुकावटें आएंगी, इस तरह के मसले क्रिएट किए जाएंगे ताकि ये डायलॉग का प्रोसेस चले रहा आगे। लेकिन मैं गलत नहीं हूं तो इससे पहले पेशावर में खुदकुश हमला हुआ एक होटल में। शाहिदुल्लाह शाहिद ने कहा हमने नहीं किया, लेकिन मकामी अमीर जो हैं पेशावर में उन्होंने जिम्मेदारी कबूल कर ली। देखें, हमें तो जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स कई दफ़ा हुई और उसमें हमेशा ये कहा जाता रहा, इवन बल्कि मुझे याद है कि जब जनरल शुजा पाशा DGISI ने ब्रीफिंग दी पार्लियामेंट को, जॉइंट सेशन को, तो उस वक्त उन्होंने अमेरिका के बारे में ये कहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क नहीं है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका हमारा दोस्त मुल्क नहीं है। और फिर आप बैकग्राउंड ब्रीफिंग में देखेंगे कि जब आपको ये इंटेलिजेंस एजेंसी या मिलिट्री के लोग करते हैं तो वो कहते हैं कि अमेरिका इस चीज़ में शामिल है, इंडिया इस चीज़ में शामिल है, काबुल इस चीज़ में शामिल है, और इसके अलावा कुछ और भी ममालिक हैं वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को हवा देने में उनका रोल है, और वो ये सब कुछ धमाके वमाके कराने में भी उनका किरदार है। ये तो बहुत कहा जाता है। बहुत शुक्रिया अंसार अब्बासी साहब। अब सवाल ये भी है कि ये जो तीसरा हाथ है इसको पकड़ा जाएगा, बेनकाब किया जाएगा, या इससे भी मुज़ाकरात ही करने होंगे। बहरहाल कराची में बेअमनी बढ़ी तो बुलेट प्रूफ गाड़ियों का कारोबार भी खूब फला फूला, मगर अब वजारत दाखिला ने इस कारोबार को गैर कानूनी करार दे दिया है। ये इक़दाम इन खबरों के बाद उठाया गया है कि कराची के साहिब सरबत मकामी इंजीनियरों और मिस्त्रियों से जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां बनवाते थे, जब उन गाड़ियों के वफा निभाने का वक्त आता तो ये बेवफा महबूब की तरह साफ दगा दे जाती थी। यानी पैसे का ज़िया अलग और जान भी गैर महफूज। एक आम बुलेट प्रूफ गाड़ी 30 से 40 हज़ार डॉलर यानी 40 लाख पाकिस्तानी रुपए, और बम प्रूफ गाड़ी 60 से 80 हज़ार डॉलर यानी 80 लाख रुपए तक तैयार होती है। मगर कुछ कंपनियां गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करती थीं और यही गाड़ी 10 से 20 हज़ार डॉलर में तैयार कर देती थी। इस बारे में हमारे नुमाइंदे फैसल शकील ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जरा पहले वो मुलाहिजा करें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पर हमला, बिलाल शेख की बुलेट और बम प्रूफ गाड़ी हो गई तबाह। SSP CID पर कातलाना हमला, चौधरी असलम की गाड़ी भी तबाह। हुकूमत ने तफ्तीशी घोड़े दौड़ाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। पता चला
के मुताबिक कंपनियां वजारत दाखिला से इजाजतनामा लिए बगैर गैर मेयारी बुलेट और बम प्रूफ गाड़ियां बना रही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो बनाते हैं उनको भी लाइसेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रिक्वायर्ड है, जो आर्मरिंग करते हैं, और फिर जो खरीदार है उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से सर्टिफिकेट लेकर आए। कराची समेत पाकिस्तान भर में सिर्फ 7 कंपनियों को बम और बुलेट प्रूफ गाड़ियां तैयार करने की इजाज़त है, जो बैनुल अक़वामी मेयार पर पूरा उतरती हैं। माहिरीन कहते हैं कि बुलेट और बम प्रूफ गाड़ियों में तकनीकी महारत के साथ साथ आलमी मेयार की स्टील शीट्स का इस्तेमाल भी जरूरी है। लोग कहते हैं कि जी बस वो स्टील लगा दिया, ग्लास लगा दिया, बुलेट प्रूफ गाड़ी बन गई और बम प्रूफ बन गई। नॉट एट ऑल। जो स्टील इसका होता है दैट इज हार्ड स्टील। हुकूमत की जानिब से बगैर इजाजत बुलेट और बम प्रूफ गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन अब इंतजार है तो उस पर अमल दरामद का। कैमरामैन कासिम रईस के साथ फैसल शकील, समा, कराची। बुलेट प्रूफ गाड़ियां अब वही कंपनियां तैयार कर सकेंगी जो हुकूमत से बाकायदा रजिस्टर्ड होंगी। इस इक़दाम से उम्मीद तो यही है कि कराची के उमरा को कम से कम मेयारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां जरूर मुयस्सर आ जाएंगी, मगर सवाल गरीब का है, इसका क्या होगा? इसका शायद बस अल्लाह ही हाफिज है, और गरीब एक दूसरे के लिए दुआ ही कर सकते हैं। न्यूज़ आज देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको नफरतों और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह।